हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग अपनी एनसीईआरटी की क्लास 6 की क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैंने पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और उसका एक एक वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन देखना हो तो आप लिंक पे जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको। आज से हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्लास 6 का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर 9, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मैंने लेसन को तो बताया ही था इसमें कि खुशहाल गांव खुशहाल और शहर समृद्ध कैसे होता है। तो अब आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर भी करते हैं आज। कल्पना करो, तुम बेरीगाजा में रहते हो और पतन देखने निकले हो। तुम्हें क्या क्या देखने को मिला? अब देखिए, ये आपको सोचना है, कल्पना करना है कि आप बेरीगाजा में रहते हैं, ठीक है। तो आप पतन पे निकले हैं घूमने, तो आप वहाँ क्या क्या देख रहे हैं? तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। बेरीगाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाली नावों को चलाना नाविकों के लिए बहुत कठिन होता था। अब जो बेरीगाजा की सकरी खाड़ी थी, वहाँ पे समुद्र से लोग नाव से आना बहुत कठिन होता था क्योंकि वहाँ लहरें बहुत तेज़ होती थी, ठीक है। यहाँ कुशल और स्थानीय मछुआरे ही नाव और तथा जहाज़ों को पतन तक ला पाते थे। अब यहाँ के जो कुशल और स्थानीय मछुआरे होते थे, यानी उस जगह रहने वाले मछुआरे, वही लोग नाव और जहाज़ को पतन तक ले आ पाते थे, यानी बंदरगाह तक। यहाँ पर शराब, तांबा, टीन, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें लाई जाती थी। शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने के और चांदी के सिक्के लाए जाते थे। और जबकि हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी का दांत, मूंगेत, कार्लियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र जैसी वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती थी। अब देखिए यहाँ से भेजा क्या क्या चीज़ जाता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ जो होती थी वे, हाथी और उसका दांत, गोमेद, कार्लियन, सूती कपड़ा, ठीक है, रेशम, इत्र, ये सब चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी, कीमती भी होती थी। इन सब चीज़ों का यहाँ से निर्यात, यानी यहाँ से भेजा जाता था, ठीक है। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खाली जगहों को भरो, यानी खाली स्थान है आपका ये, इसको आपको भरना है, ठीक है। इसमें पहला है, तमिल के बड़े भूस्वामी को कहते हैं। तमिल के जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? तो देखिए यहाँ इसका उत्तर दिया हुआ है क का वेल्लला। इनको वेल्लला कहा जाता था, ठीक है। और फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्राम भोजकों की ज़मीन पर प्राय डैश की खेती की जाती थी। किन चीज़ की खेती की जाती? कौन खेती करता था यहाँ पे? दास और मजदूर, ठीक है। दास और मजदूर के द्वारा यहाँ खेती की कराई जाती थी, ठीक है। हमारा थर्ड है, तमिल में हलवाई को कहते हैं उड़वार। यहाँ देखिए दिया है आंसर इसका नीचे, उड़वाल कहते थे, ठीक है। और हमारा चौथा है, अधिकांश गृहप्रति डैश भूस्वामी होते थे, स्वतंत्र व छोटे। स्वतंत्र तो होते थे पर छोटे भूस्वामी होते थे ये लोग। तो यहाँ देखिए आंसर दिया हुआ है, पहले का है वेल्लला, दूसरे का है दास और मजदूर, तीसरे का है उड़वार, चौथे का है स्वतंत्र व छोटे, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों होते थे। अब देखिए जो ग्राम भोजक होते थे उनके कार्य को आपको बताना है, वो कौन कौन सा काम करते थे और वो इतने शक्तिशाली क्यों होते थे, ठीक है, आपको ये भी बताना है। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। ग्राम भोजकों के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। अब देखिए भूस्वामी जो है गांव का सबसे ज़्यादा ज़मीन का मालिक, वही ग्राम भोजक होता था, ठीक है। तो उस पद पे होता था, इसीलिए इसके पास ज़्यादा शक्ति होती थी ना।
साधारणतया इनका जीवन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। अब देखिए इनकी जो ज़मीन होती थी इस पे ये तो खुद काम करते नहीं थे, इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। अब देखिए ये बहुत अपने अपने एरिया के ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग होते थे, तो जो राजा होता था अपने इनके इलाके का कर इनको वसूलने के लिए इन्हें ही दे देता था। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। अब देखिए ये छोटे मोटे न्याय करने का कार्य भी ये लोग करते थे, राजा के पास नहीं जाते थे ये वहाँ के लोग, और ये पुलिस का काम भी कभी कभी कर देते थे। आइए हम लोग अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। अब जो गांव और शहर दोनों में रहने वाले शिल्पकार होते थे, ठीक है, उनकी सूची बनाना है। देखिए क्वेश्चन 3 में आपके यही पूछ रहा है, जो शिल्पकार हैं गांव और शहर के, उनके बारे में आपको बताना है यहाँ। आइए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। बढ़ई, बुनकर, कुम्हार, सुनहार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव व शहर दोनों जगह रहते थे। यानी देखिए बढ़ई जो होते हैं, बढ़ई यानी वो जो लकड़ी का कार्य करते हैं, ठीक है, वे बढ़ई होते हैं। बुनकर यानी वो जो आपका खटिया बुनते हैं और चटाई बुनते हैं, ये लोग बुनकर होते हैं ना, तो ये शहर और गांव दोनों जगह होते हैं। कुम्हार जो बर्तन बनाने का काम करते हैं। सोनार यानी जो गहने में ढलाई का कार्य करते हैं। मूर्तिकार जो मूर्ति बनाते हैं। ये सभी शिल्पकार जो होते हैं ये गांव शहर दोनों जगहों पे रहते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब ढूंढो। क्वेश्चन नंबर 4 में है हमारे, सही जवाब हमें ढूंढना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें एक सही होगा। तो पहला है वलय कूप का उपयोग किस लिए किया जाता था। वलय कूप यानी पानी रखने की जगह, पानी निकालने की जगह, ठीक है। तो नहाने के लिए नहीं, कपड़े धोने के लिए ये भी गलत, सिंचाई के लिए नहीं, तो जल निकास के लिए किया जाता था। अब जो वलय कूप थी उसका उपयोग किस लिए किया जाता था, ये जल निकास के लिए, यानी ये चौथा वाला आंसर सही है इसका, समझे। आहत सिक्के, इसका दूसरा ऑप्शन है आहत सिक्के, ये किससे बनाए जाते थे, तो इसका ऑप्शन है चांदी, यानी पहला, ठीक है। जो आहत सिक्के होते थे ये चांदी के बनाए जाते थे, ठीक है। बाकी ये सब जो है ये गलत है, ठीक है। और हमारा तीसरा है मथुरा महत्वपूर्ण है। मथुरा में क्या है आपका, कृष्ण भगवान की जन्म स्थली है ये, तो ये धार्मिक केंद्र है, गांव नहीं है, पतन नहीं है, ये जंगल क्षेत्र नहीं है, तो क्या है ये धार्मिक क्षेत्र है आपका, ठीक है। श्रेणी में शिल्पकार आते हैं, ठीक है। श्रेणी जो शिल्पकारों के लिए होता है, तो इसमें हमारा आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए आप सबका उत्तर फिर से मिला लीजिए। पहले का है 4 जल निकाय के लिए किया जाता था। दूसरे का है पहला चांदी। तीसरे का है तीसरा धार्मिक केंद्र। चौथे का है दूसरा शिल्पकार, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ चित्र दिया गया है, इसके बारे में हमें बताना है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। पृष्ठ 87 पर दिए गए लोहे के औजारों में कौन सी खेती के लिए प्रयोग महत्वपूर्ण होंगे, अन्य औजार किस काम में आते हैं। अब देखिए ये जो 3 चित्र दिए गए हैं इसमें तो ये देखिए पहला वाला हमें सरसी लग रहा है। अब हम इसका उत्तर देखेंगे तो हमें पता चलेगा इन तीनों में से कौन सा खेती के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हाँ, और बाकी 2 किस काम के लिए आते हैं। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। खेती के लिए महत्वपूर्ण औजार कुल्हाड़ी तथा हंसिया थे। किसी वस्तु को बिना छुए हुए पकड़ने के लिए सरसी का प्रयोग किया जाता है। यानी देखिए ये जो पहला वाला है इसका आंसर ये और ये है, ये खेती के लिए होता है, ये सरसी होता है गर्म वस्तु पकड़ने के लिए, ठीक है। ये आपका कुल्हाड़ी और ये हंसिया होता है, ठीक है।
ये दोनों खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कि बिना छुए किसी चीज़ को पकड़ने के लिए हम लोग सरसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपने शहर की जल निकास व्यवस्था की तुलना तुम उस शहर की व्यवस्था से करो जिसके बारे में तुमने पढ़ा है। तुमने क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई दिए हैं। ठीक है, तो जो देखिए, आपके शहर में नाली की जल निकास यानी नाला उसकी क्या व्यवस्था है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और आपके शहर, आप जिस शहर में रहते हैं उसकी व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में की तुलना आपने जो कहीं पढ़ा हो उस शहर की जल निकास व्यवस्था से आपको तुलना करनी है। ठीक है, और उनमें क्या क्या समानता है और क्या क्या अंतर है, मतलब उनमें कौन से दो चीज़ एक जैसी है और कौन सी अलग अलग है, ये आपको बतानी है। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। हमारे शहर में जल निकास व्यवस्था को योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया है। इसी तरह की जल निकास व्यवस्था हम पढ़े गए शहर में अपनाया गया था। अब देखिए, हम लोग के शहर में जो है जल निकास व्यवस्था है वो योजना के तरीके से बनाई गई है। ठीक है, उसके लिए पूरी योजना बनाई गई है, फिर उसको जल निकास व्यवस्था बनाई गई है। उसी तरह की व्यवस्था हमने हमारे लेसन में चैप्टर में पढ़ी है। ये दोनों व्यवस्थाएं अनेक प्रकार से समान थीं, लेकिन इन दोनों व्यवस्थाओं में केवल एक ही अंतर था, हमारी व्यवस्था आधुनिक है और उनकी प्राचीन थी। ठीक है, देखिए, अब जो व्यवस्था हम लोग ने पढ़ी और जो हम लोग के शहर में है, ये में सभी व्यवस्थाएं सेम थी, समान थी, एकदम एक जैसी, पर इसमें एक ही अंतर है। वो व्यवस्था, हम लोग की जो व्यवस्था है वो आधुनिक व्यवस्था है, और जो मैंने पढ़ी है वो व्यवस्था प्राचीन है। प्राचीन जल निकाय व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैस का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो लंबे समय तक काम नहीं करती थी। अब देखिए, प्राचीन समय में जो जल निकाल व्यवस्था में कीचड़, ईंट और फैस का प्रयोग किया जाता होगा, जो लंबे समय तक काम नहीं करती थी। ठीक है, लेकिन आज की व्यवस्था मजबूत चीज़ों से तैयार की गई है तथा लंबे समय तक उपयोग में लाई जा सकती है। यानी देखिए, ईंटें से कीचड़ लगा के बनाया गया था उस समय नाली, इसीलिए वह ज़्यादा दिन तक नहीं चली। लेकिन आज की जो व्यवस्था है वो मजबूत ईंटों से सीमेंट लगा के बनाई गई है, इसीलिए यह व्यवस्था ज़्यादा दिन तक चलती है। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन ख़त्म हो रहा है। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अगर तुमने किसी शिल्पकार को काम करते हुए देखा है तो कुछ वाक्यों में उनका प्रयोग करो। संकेत, औजारों के प्रयोग करते हैं, तैयार माल का क्या होता है आदि। अब देखिए, अगर आपने शिल्पकार को काम करते हुए देखा होगा, ठीक है, तो उसके कुछ कार्य का वर्णन करना है आपको, उसके कुछ कार्य का बारे में बताना है। जैसे कि औजार का प्रयोग वो लोग कैसे करते हैं, और वो माल तैयार माल का क्या होता होगा आदि, ये सब। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। मैंने बढ़ई शिल्पकार को काम करते हुए देखा है। वह लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर मार्केट से खरीदता है। ठीक है, अब मैंने भी बढ़ई को काम करते हुए देखा है। ठीक है, वो भी शिल्पकार में आता है। तो वो लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर ले आता है, ठीक है, मार्केट से ना, पहले वो लकड़ी के रूप में कच्चा टिम्बर लेके आता है खरीद के। ठीक है, टिम्बर मार्केट में लकड़ी वनों को काट कर लाई जाती है। देखिए, टिम्बर यानी छोटे छोटे लकड़ी का टुकड़ा जो मार्केट में वन से काट के ले आई जाती है। ठीक है, वह कई प्रकार के औजारों जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा, लकड़ी काटने वाली आरी, छेद करने वाला हथौड़ा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये लकड़ी ले आने के बाद ये कई औजार का प्रयोग करते हैं। जैसे लकड़ी घिसने वाला रंदा होता है, लकड़ी काटने के लिए आरी होती है, छेद करने वाला मशीन होता है ड्रिलिंग, और हथौड़ा का प्रयोग ये लोग करते हैं। तैयार माल के रूप में मेज, कुर्सी, पलंग, दीवान इत्यादि होते हैं। अब आप जो चीज़ बनवाना चाहें वही तैयार माल होता है, जैसे मेज, कुर्सी, पलंग, दरवाज़ा, दीवान इत्यादि। ठीक है, आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अपने शहर या गांव के लोगों को कार्यों की एक सूची बनाओ। हाँ, मथुरा में किए जाने वाले कार्यों में कितने समान है और कितने भिन्न हैं। यानी आपको देखिए, जो आपके शहर में काम करने वाले लोग हैं गांव के या शहर के, तो उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है, और मथुरा में जो काम करते हैं उन लोगों से उसमें कितने सामान्य होते हैं और कितने भिन्न, हमें ये जानना है। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। मैंने शहरों के परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को काम करते हुए देखा है। अब देखिए, शहर में आपके स्त्री व पुरुष दोनों लोग बराबर से कार्य करते हैं, ठीक है, आपको दोनों काम करते हुए दिखाई देंगे। स्त्रियां और पुरुष दोनों दफ्तरों में अन्य स्थानों पे काम करते हैं। अब देखिए, जो स्त्री और पुरुष हैं, एक ही घर के स्त्री पुरुष अलग अलग दफ्तरों में काम करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे। मथुरा यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। अब जो मथुरा है वो यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्ते हैं जो उसके बीच में ये स्थित है, ठीक है। बेहतरीन मूर्ति बनाने का केंद्र है। अब रास्तों में स्थित जो मूर्ति बनाने का केंद्र है वो मथुरा ही है। यहाँ पे मथुरा में बेहतरीन मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यहाँ हमारा चैप्टर 9 समाप्त होता है, ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर कोई और क्वेश्चन आंसर की ज़रूरत हो तो वे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा पूरा फुल वीडियो लेक्चर का दिया हुआ है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।